तो अपना रिवीजन लेक्चर शुरू कर लेंगे, कोई टाइम बर्बाद नहीं करना सर क्योंकि मई 25 तो फोड़ना है हमें। आओ जरा सर, हमारे आपको पिछली रिवीजन क्लास आपने देखी तो आपको पता होगा हमने कॉन्सेप्ट नंबर 8 तक कर लिया था। आज हमें करना है कॉन्सेप्ट नंबर 9। आओ जरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या है जरा पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस प्रोडक्ट और जॉब्स, यानी करना क्या है हमें, मेरी बात समझिए, करना क्या है हमें। मैंने आपको यह बताया था कि सर एब्जॉर्प्शन जो है वो ओवरहेड्स की बात करता है, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अलग अलग जॉब्स अगर हो रही हैं, या मैं कहूं कि एक फैक्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक्चुअल में देखा जाए ना तो सारा झगड़ा ही इसी के ऊपर है कि एक फैक्ट्री में अलग डिफरेंट टाइप के गुड्स बन रहे हैं। ठीक है, आओ जरा बात समझो, हम क्या कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं सर कॉन्सेप्ट नंबर 9। इसमें हमें पढ़ना क्या है सर, हमें पढ़ना है कि जैसे कि मान लेते हैं एक है फैक्ट्री और इस फैक्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स बनते हैं, प्लास्टिक के गुड्स बनते हैं। जैसे मैं एक फैक्ट्री में गया भी था ऑडिट करने के लिए, वहां पे खिलौने बनते थे और एक ही फैक्ट्री में बहुत मतलब अलग अलग टाइप के खिलौने बनते थे प्लास्टिक के। एक था लेट सपोज ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी, ऐसे करके टोटल 4 टाइप्स के टॉयज बन रहे हैं। अब लेट सपोज कि भाई यहां पे हमने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है फैक्ट्री के लिए, सुपरवाइजर है। फिर उसके बाद सर सुपरवाइजर की जो हम सैलरी पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं 1 लाख रुपए पर मंथ। फिर उसके साथ सर यहां जो प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, इसका डेप्रिसिएशन भी जो है वो 2 लाख रुपए पर मंथ है। ठीक है, मैं महीने का डेटा लेके चल रहा हूं। अब दिक्कत यह है सर, ये जो 3 लाख रुपए है, ये जो 3 लाख रुपए है टोटल, ये मेरे क्या है सर, ये मेरे इनडायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट, या मैं कहूं ओवरहेड्स है कि भाई 1 लाख रुपए इनडायरेक्ट लेबर हो गया और 2 लाख रुपए जो फैक्ट्री का खर्चा हो गया, ये भी ओवरहेड्स है। अब ये ओवरहेड ए में, बी में, सी में कितना कितना बटना चाहिए, यानी 3 लाख के किस प्रोपोर्शन में बटना चाहिए, इसी के ऊपर अगला चैप्टर भी है हमारा एबीसी वाला, वो भी इसी झगड़े को सॉल्व करने की बात करता है। आप कह सकते हो कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से एक ऊपर लेवल जाता है एबीसी का और बहुत इजी है। तो आपको प्रॉब्लम समझ आई कि सर ये जो 3 लाख रुपए है ना टोटल, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये 3 लाख रुपए किस प्रोपोर्शन में ए बी सी डी में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में बंटने चाहिए। तो ये हम करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 9 में। आओ जरा देखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि लेट सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब मान लेते हैं 2 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक्स और एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाई, यानी एक ही फैक्ट्री है, एक ही फैक्ट्री के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, एक एक्स और एक वाई। एक्स में टॉय भी बन रहे हैं, ठीक है, और लेट सपोज माउस बन रहा है जो आपका ये कंप्यूटर का होता है, और कवर बन रहे हैं मोबाइल के। और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट वाई में आपके डॉल बन रहे हैं, पेन बन रहा है, बटन बन रहे हैं। अब सर्विस डिपार्टमेंट है आपका एक ए और एक बी, ठीक है। ए सर्विस डिपार्टमेंट लेट सपोज कैंटीन की सर्विस है, कितनी, 5 लाख रुपए। बी सर्विस डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग सर्विस है जो एक्स और वाई दोनों को सर्विसेज देती है, उसका खर्चा हो गया सर 8 लाख रुपए। मुद्दा यह आता है कि जो टोटल खर्चा है ए का 5 लाख और बी का 8 लाख, ये एक्स और वाई के प्रोडक्ट टॉय माउस कवर और वाई के प्रोडक्ट डॉल पेन और बटन, इसमें कितना बटना चाहिए और किस प्रोपोर्शन में बटना चाहिए, आप जरा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लिखते हैं एलोकेटेड ओवरहेड्स। मान लेते हैं एक्स और वाई के जो एलोकेटेड यानी इसके जो पर्टिकुलर ट्रेसेबल ओवरहेड्स हैं वो है 15 लाख 18 लाख, और ए और बी के तो हमने लिख लिए 5 लाख 8 लाख। अब हमें क्या करना है सर, हमें ए को और बी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स और वाई में बांटना है। ठीक है, अब जरा समझते रहना। ए जो है मान लेते हैं सर्विस दे रहा है वाई और जेड को किस रेशियो में, 2:3 में। याद रखना मैंने एज्यूम करा है कि ए एक्स और वाई को सर्विस दे रहा है किस रेशियो में, 2:3। तो 5 लाख किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 2 लाख और 3 लाख में। ठीक है, यहां रेसिप्रोकल सर्विसेज मैंने नहीं ली है। बी जो है मैं मान लेता हूं सर्विस दे रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 3:5 के रेशियो में, तो ये 8 लाख बढ़ जाएगा 3 लाख और 5 लाख। तो ऐसे एक्स और वाई का टोटल कितना आ गया सर, 20 लाख और 26 लाख। सर ये तो अभी तक हम कर चुके हैं, ये हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमने प्रॉपर सीख लिया कि एलोकेशन, अपॉर्चमेंट, फिर रीअपॉर्चमेंट, ये सब सीख लिया।
अब उससे आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये करेंगे क्योंकि सर देखो एक्स पे, डिपार्टमेंट एक्स में टोटल खर्चा कितना है, 20 लाख का ओवरहेड है। लेकिन ये किस में बटना चाहिए सर, ये टॉय में बटना चाहिए, ये माउस में बटना चाहिए, और ये कवर, ये क्या है सर, ये उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। फिर ऐसे ही वाई का टोटल खर्चा है सर 26 लाख, लेकिन वाई में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं सर, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, डॉल, पेन और बटन। अब जरा समझो मेरी बात, समझिए। अब टॉय की अगर मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं, माउस की, कवर की, इनकी मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं, मान लेते हैं, ठीक है। अब जरा समझिए, मैंने अज्यूम करा कि टॉय में प्राइम कॉस्ट है 4 लाख, ये मेरी अज्यूम फिगर है। टॉय में कितना है सर, 4 लाख, माउस में कितना है सर, 1.5 लाख, और कवर में हो गया 2 लाख। ये क्या है सर, ये प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद इसमें क्या जोड़ते हैं सर, फैक्ट्री के ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री के ओवरहेड्स तो एक्स के हैं, लेकिन मुझे किस किस में बांटना है, टॉय, माउस और कवर में। मेरी बात समझो जरा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर, एक है मेरा डिपार्टमेंट एक्स जिसके अंदर 3 प्रोडक्ट हैं सर, एक है टॉय, एक है सर माउस, और एक है सर कवर, ठीक है। अब जरा बात समझो, इसका जो कुल मिला के खर्चा है वो कितना निकला था हमारा सर, 26 लाख, 20 लाख। इसका जो कुल मिला के खर्चा है सर वो है 20 लाख। ये 20 लाख क्या है सर, ये 20 लाख है इसके ओवरहेड्स। अब ये 20 लाख किस किस में बटने चाहिए सर, टॉय, माउस और कवर में, ठीक है। अब मैं इनकी कॉस्ट शीट की बात करूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा सर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड। तो उसको डायरेक्ट ओवरहेड नहीं, सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट ओवरहेड ही वर्ड गलत है। चलो, तो मैं टॉय का मान लेता हूं। टॉय का मैंने कितना लिख लिया, मैं अज्यूम करके अज्यूम फिगर लिख रहा हूं, 4 लाख, 1,50,000 और 2 लाख। ये सर मेरी अज्यूम्ड वैल्यूज हैं। अब मुझे इसमें क्या जोड़ना है सर, इसमें जोड़ना है मुझे फैक्ट्री के ओवरहेड। सर ये है मेरे फैक्ट्री के ओवरहेड्स। अब ये जो बटेगा पर किस प्रपोर्शन में बटेगा, ये मुद्दा है मेन, ठीक है। चलो, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, और ये हम निकालेंगे सर वर्किंग नोट नंबर 1 से कि कैसे हमने इसको बांटा, यही तो सीखना है। आओ जरा समझो मेरे साथ साथ, कैसे बांटेंगे, आओ जरा। मैं कहता हूं, मेरी बात समझिए, मैं कहता हूं कि सर मुझे यूनिट वाइज बांटने हैं। कैसे बांटने हैं, यूनिट वाइज। तो लेट सपोज जो यूनिट दे रखे हैं, ठीक है, टॉय, कवर और माउस। मान लेते हैं कि हमने इस महीने प्रोडक्शन साइकिल में इसके 1,000 यूनिट बनाए, कवर जो बनाए वो बनाए 5,000, और माउस जो बनाए वो बनाए 10,000। तो कुल मिलाके हमने कितने यूनिट बनाए सर, कुल मिलाके हमने बनाए 26,000 16,000, 16,000, 16,000 यूनिट्स, इसमें सब जुड़ा हुआ है। तो क्या मैं पर यूनिट का निकाल सकता हूं, बिल्कुल सर, पर यूनिट का आप निकाल लो। देखो सर, बात बहुत सिंपल है, बात सर बहुत सिंपल है। हमने कुल मिला के 20 लाख का, हमने कुल मिला के सर 20 लाख का खर्चा करा। कितने यूनिट बनाए इसमें सर, टोटल 16,000 यूनिट बनाए, ठीक है। तो सर ये हो गया 20 लाख डिवाइडेड बाय 16,000, तो पर यूनिट आ गया सर 125 रुपए। पर यूनिट आ गया 125 रुपए। क्या अब मैं यूनिट वाइज बांट सकता हूं इसको, क्या अब मैं यूनिट वाइज बांट सकता हूं, बिल्कुल सर बांट सकते हो। देखो आप ये कहोगे सर कि 125 मल्टीप्लाई बाय, हमने कितने यूनिट बनाए थे इसके सर, इसके बनाए थे 1,000। तो ये हो गया सर 1,25,000। फिर सर यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई बाय, यहां कितने यूनिट बनाए थे सर, 5,000। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 5,000 हो जाते हैं सर 6,25,000। और यहां बनाए थे सर 10,000, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये हो गए सर 12 लाख
50,000। मुझे बताओ बात समझ आई? मैंने करा क्या सर, मेरे जो ओवरहेड्स हैं उसको मैंने कैसे बांट दिया, मैंने बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। याद रखो मैंने कैसे बांटा, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। सर क्या हमेशा यूनिट के बेसिस पे ही बटेगा? नहीं, हमेशा यूनिट के बेसिस पे नहीं बटेगा, पर मेरे वाले एग्जाम्पल में मैंने एब्जॉर्प्शन कैसे करी सर, मैंने जो एब्जॉर्प्शन करी वो करी कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। मुझे बताओ यहां पे किसी को कोई दिक्कत? और भी मेथड है एब्जॉर्ब करने के। अब जरा समझते चलो बात क्या हो रही है। देखो होता क्या है, क्योंकि लास्ट में जाके हमें ये पता चलता है अच्छा ये था, लास्ट में मतलब जब हम बजटरी करते हैं, हम शुरुआत में ही यानी कि एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग कौन सा सर, बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन साइकिल की बात हो रही है। भले ही वो 1 महीना हो, भले ही वो 2 महीना हो, भले वो साल हो, हम मान के चलते हैं हमारी प्रोडक्शन साइकिल जो है वो साल की है। कौन सी है? साल की। एंड अब जरा समझो, हम प्रोडक्शन साइकिल कौन कितनी लेके चल रहे हैं सर, 1 साल की। अब मेरी बात समझो होता क्या है, और हमें लास्ट में बजटरी में भी ये समझ आता है कि सर देखो शुरू में, हम शुरू के अंदर क्या करते हैं, हम शुरू में अपना बजट बनाते हैं एस्टिमेशन के हिसाब से। क्या करते हैं सर, बजट बनाते हैं एस्टिमेशन के हिसाब से। और उस बजट में हम क्या एस्टिमेशन करते हैं सर, उस बजट में हम अपने ओवरहेड्स का एस्टिमेशन करते हैं। मान लेते हैं हमारे कुल मिला के जो ओवरहेड्स हैं वो होंगे 20 लाख रुपए के। ये सर हमने क्या करा, हमने सर बजट बनाया, क्योंकि जब हम बजट बनाते हैं ना सर, तो उसमें हमें पता चलता है कि बजट बनाते टाइम हम एस्टिमेशन पे काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने एस्टिमेट क्या करा सर, मैंने एस्टिमेट करा कि मेरे कितने ओवरहेड्स होंगे पूरे साल भर में पर एनम। फिर सर मैंने एस्टिमेट करा कि मेरे यूनिट कितने बनेंगे पूरे साल भर में, ये भी एस्टिमेशन होता है। मान लेते हैं सर 1 लाख यूनिट बनेंगे मेरे 1 साल में। कितने यूनिट बनेंगे सर, 1 लाख यूनिट बनेंगे। अब क्या होगा, अब सर शुरुआत में ही मैं एक रिकवरी रेट निकालूंगा। ये हम मार्जिन कॉस्टिंग में भी पढ़ते हैं, रिकवरी रेट, जिसको हम और क्या कहते हैं प्यार से, एब्जॉर्प्शन रेट। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट। कैसे निकलता है सर, देखो सर एस्टिमेटेड हमारे क्या होते हैं सर, ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूनिट्स। तो मेरा रिकवरी रेट कितना निकला सर, रिकवरी रेट निकला 20 रुपए पर यूनिट। कितना निकला सर, रिकवरी रेट 20 रुपए पर यूनिट। यानी अब मैंने ये सब बना दिया, एब्जॉर्प्शन रेट और रिकवरी रेट बना दिया। अब जैसे ही मेरी प्रोडक्शन शुरू होगी तो मैं उस प्रोडक्शन के हिसाब से, बात समझो, उस प्रोडक्शन के हिसाब से खर्चा बुक करता चलूंगा। कौन सा खर्चा सर, ओवरहेड्स का। देखो जैसे मेरा खर्चा होगा, जैसे मेरे यहाँ पे यूनिट बनेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे मेरे 6 महीने के अंदर यूनिट बने 50,000। कितने यूनिट बने सर, 6 मंथ्स में 50,000। तो मैं हर एक यूनिट पे कितना खर्चा बुक करूंगा सर, मैं हर एक यूनिट पे 20 रुपए का खर्चा बुक करूंगा। तो मैं बाद में यानी कि 6 महीने में 20 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा बुक कर जाऊंगा सर, सर मैं 50,000 20 पे 10 लाख रुपए का खर्चा मैंने बुक कर लिया। मुझे बताओ बात समझ आई? और बुक कहां करूंगा सर, इसको बुक करता हूं मैं कॉस्टिंग पीएनएल, कॉस्टिंग के जो हमारे ये बनते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है, याद है हमने कॉस्टिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है, तो वहां पे इसकी जनरल एंट्री होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। याद रखना जब मैं उसकी रिवीजन आपको कराऊंगा पीएनएल, सॉरी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा कॉस्टिंग के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उस चैप्टर की, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर कॉस्टिंग की, वहां मैं आपसे ये दोबारा पूछूंगा कि जब मैं एब्जॉर्प्शन करता हूं और रिकवरी रेट निकाल के पर यूनिट एब्जॉर्ब करता हूं तो क्या जनरल एंट्री, मतलब क्या मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, वहां मैं आपको इसकी जनरल एंट्री समझाऊंगा, अभी मैं उस मुद्दे पे नहीं आना चाह रहा। चलो तो सर ये बात समझ आ गई, 10 लाख रुपए आपने बुक करे, फिर आपने अगले 6 महीने भी क्या करा होगा, जैसे जैसे यूनिट बना रहे होगे वैसे वैसे खर्चा बुक कर रहे होगे। अब यहां पे आके पता चला कि हमने कुल मिला के 8,90,000 यूनिट बनाए। हमने बताओ सोचे, सॉरी ज्यादा हो गए, हमने कितने यूनिट सोचे थे सर, हमने सोचे थे 1 लाख यूनिट बनेंगे, 6 महीने में 50 बन गए, और लास्ट में आते आते पूरे साल के हमें पता चला यूनिट सिर्फ 90,000 ही बने। कितने बने यूनिट, 90,000। ठीक है, यूनिट कितने बने, 90,000। अब जरा मैं जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करूंगा, यानी कॉस्टिंग के जब मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करूंगा, तो वहां पे मेरा जो ओवरहेड है, लेट्स सपोज फैक्ट्री का ओवरहेड था ये,
यहाँ पे मेरा जो फैक्ट्री का ओवरहेड है वो कितना डेबिट में नजर आ रहा होगा सर? वो नजर आ रहा होगा टोटल आपने 90,000 यूनिट बनाए, मल्टीप्लाई बाय कितने सर? 20 रुपए पर यूनिट, तो कितना हो गया? ये हो गया सर 18 लाख। कितना हो गया? 18 लाख। ये आपने क्या करा? ये आपने सर रिकवरी कर ली, इसको कहते हैं रिकवर्ड, एब्जॉर्ब्ड। बात समझ आया? इसको कहते हैं एब्जॉर्ब्ड। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर हमने शुरू में ही एस्टिमेशन करा था, उसके हिसाब से हमने सर रिकवरी रेट निकाला, और रिकवरी रेट के हिसाब से हम एब्जॉर्प्शन करते चलते हैं, हम एक्चुअल को नहीं देखते। ऐसा नहीं, एक्चुअल को बिल्कुल नहीं देखते। अब क्या हुआ सर, लास्ट में आके हमारी जब प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट हुई तो हमें यह पता चला कि जो मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स वो कितने हैं सर? वो तो 20 लाख ही हैं, क्योंकि ये फिक्स वाले थे, हमें पता था ये तो होंगे ही। लेकिन मैंने कितने चार्ज करे सर? मैंने चार्ज करे 18 लाख। अब बताओ क्या मैंने ज्यादा चार्ज करे हैं या कम चार्ज करे हैं? सर मेरा खर्चा कितना है? 18 लाख। एक्चुअल में कितना है? 20 लाख। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना नजर आ रहा है? 18 लाख। बताओ मेरी ओवर रिकवरी है या अंडर रिकवरी है? सर आपने खर्चा बुक करा है, दैट इज योर अंडर रिकवरी। क्या है ये आपकी? अंडर रिकवरी। कितनी? 20 लाख माइनस 18 लाख। तो ये 2 लाख की जो रिकवरी है, ये भी आपको क्या करनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी। ये भी आपको खर्चा बुक करना पड़ेगा। यानी मुद्दे की बात ये थी सर, यहां पे रिकवरी की बात हो रही है, एब्जॉर्प्शन रेट की बात हो रही है। एब्जॉर्प्शन रेट मैंने क्या लिया सर? यहां पे मैंने यूनिट के हिसाब से लिया। क्या एब्जॉर्प्शन रेट यूनिट के हिसाब से ही लिया जाएगा? नहीं सर, एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के अलग अलग तरीके हैं जो हमें पढ़ने हैं। आओ जरा, सबसे पहले आता है सर, सबसे पहले अगर मैं आपको कराऊं तो सबसे इजी और सबसे सबसे इजी जो है और जो सबसे ज्यादा यूज भी करा जाता है एग्जाम्पल और क्वेश्चंस के अंदर, वो है सर हमारा रेट पर यूनिट के हिसाब से। किसके हिसाब से? रेट पर यूनिट के हिसाब से। बात समझो, हम क्या निकाल रहे हैं सर? हम निकाल रहे हैं एब्जॉर्प्शन और रिकवरी रेट। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। तो ये हम कैसे लिखते हैं सर? हम ये लिखते हैं यहां पे हमारे जो भी बजटेड या एस्टिमेटेड ओवरहेड्स है, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा सर? यूनिट से कर रहे हो तो इसका मतलब आप यहां पे किससे डिवाइड कर दोगे? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी फिनिश गुड्स की बात हो रही है यहां पे, याद रखना। यूनिट्स, रॉ मटेरियल की बात नहीं हो रही, प्रोड्यूस्ड प्लस, याद रखना यहां पे WIP यूनिट्स भी आएंगे। यहां पे और कौन से आएंगे सर? वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स। और कौन से वर्क इन प्रोग्रेस आएंगे सर? ये हम पढ़ेंगे किसमें? प्रोसेस कॉस्टिंग में, जहां पे मैं आपसे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनवाता हूं कि WIP में देखो मेन मुद्दा ये आता है कि WIP की कॉस्ट कैसे निकले। तो वो निकलती ऐसे है कि कितना WIP का कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है, जो कि इक्विवेलेंट है फिनिश गुड्स के, तो वो यहां पे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वो हम जब वहां करेंगे तब आपको समझ आएगा। बाकी अगर आपने मेरे साथ किया है तो थोड़ा बहुत आपको रिवाइज हो रहा होगा। अच्छा सर, एक तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, आप यूनिट्स के हिसाब से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। देखो जनरली क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पे ना तो लेबर इतनी लगती है और ना ही मशीन लगती है ज्यादा, यानी मशीन इतनी बड़ी नहीं है और लेबर भी ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी मशीन में काम हो जाता है और लेबर भी यहां ज्यादा नहीं लगती है। जैसे कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, भाई आप सरसों का तेल निकाल रहे हो, बादाम का तेल निकाल रहे हो, ज्यादा बड़ी मशीन की जरूरत नहीं होती, लेबर भी ज्यादा नहीं लगती। तो उस केस में मैं ओवरहेड्स को कैसे कर सकता हूं सर? मैं ओवरहेड्स को यूनिट के अकॉर्डिंग निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं सर? यूनिट के अकॉर्डिंग। दूसरे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं सर जहां मशीन इंटेंसिव काम होता है, मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वहां पे सर, जैसे जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया। उसके अलावा कुछ आपके ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं खाने के भी, और टॉयज होते हैं, और जैसे आपके मोबाइल फोन होते हैं, ये लेबर इंटेंसिव नहीं होते
ऑटोमोबाइल्स हो गए, लेबर इंटेंसिव नहीं है, ये यहाँ पे मशीन ज्यादा काम करती है। तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे जो मेरे ओवरहेड्स हैं उसको कैसे बांटना होता है सर, मुझे लिखना पड़ता है बजटेड या एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स जितने फॉर प्रोडक्शन साइकिल, यानी हमारी जो प्रोडक्शन साइकिल है उसके लिए हमने कितने क्या माने मशीन आवर्स। अच्छा एक चीज याद रखना, ये बजटेड है यानी एस्टिमेटेड है, और ये यूनिट भी बजटेड होते हैं, एस्टिमेटेड। यहां तक कि ये आवर्स भी कौन से होते हैं सर, एस्टिमेटेड। ठीक है, बात समझ आई। चल तो दो तो ये हो गए सर। उसके अलावा सर, उसके अलावा देखो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं सर जो लेबर इंटेंसिव होते हैं, जहां पे लेबर सबसे ज्यादा काम करती है, मशीन इतनी यूज नहीं होती। सर ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स या हाथों से बनाए जाने वाली चीजें, या जहां पे पेंटिंग्स या फिर हाथ की ज्यादा मतलब लेबर ज्यादा काम करती है, जैसे कि कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग, शर्ट्स भी जो बनती है वहां लेबर ज्यादा है। मटेरियल नो डाउट है, लेकिन मटेरियल इतना मैटर नहीं करता, मतलब मटेरियल जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि लेबर उसमें इंपॉर्टेंट है, स्किल्ड लेबर। ठीक है, अच्छा तो वहां पे हम कैसे एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे सर, वही बजटेड या एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय हाँ लेबर आवर्स फॉर प्रोडक्शन साइकिल। अच्छा ये भी क्या होंगे सर, ये भी होंगे मेरे एस्टिमेटेड, क्योंकि मैं अभी रिकवरी रेट निकाल रहा हूं ना। तो तीन तो हमें समझ आ गए सर, या तो यूनिट इंपॉर्टेंट है तो यूनिट वाला बना दो, जहां मशीन इंपॉर्टेंट है वह मशीन आवर्स के हिसाब से निकाल लो, जहां लेबर इंपॉर्टेंट है वहां लेबर के हिसाब से निकाल लो, और अगर जहां पे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको समझ नहीं आ रहा तो आप प्राइम कॉस्ट के अकॉर्डिंग निकाल लो, यानी कि बजटेड या एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अच्छा उसके अलावा सर ये आपने बता दिया, मशीन इंपॉर्टेंट है मशीन आर, लेबर इंपॉर्टेंट है लेबर आर, और यूनिट इंपॉर्टेंट है यूनिट के बेसिस पे। और अगर सर सब चीजें इंपॉर्टेंट है और ठीक है तो आपने बता दिया प्राइम कॉस्ट पे निकाल दो, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, डायरेक्ट भी आ गया, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। सर अगर मटेरियल इंपॉर्टेंट है तो हाँ, अब आपने सही बात करी, मैं मटेरियल वाला भूल गया था। तो उसमें क्या होगा सर, बजटेड ओवरहेड, यानी जिस प्रोडक्ट में मटेरियल इंपॉर्टेंट है डिवाइडेड बाय, जैसे कि एरोनॉटिक्स में होता है, जैसे यहाँ पे स्पेस एरोप्लेन्स होता है, स्पेसशिप्स बनते हैं, वहां मटेरियल बहुत महंगा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा सर मेरा डायरेक्ट मटेरियल यूनिट्स। ठीक है, ये डायरेक्ट मटेरियल यूनिट्स कौन सा है सर, कंजम्पशन वाला। कंजम्पशन वाला क्यों, क्योंकि वही तो प्रोडक्शन साइकिल में यूज हो रहा है। और अगर इसको परसेंटेज में बनाना है आपको तो आप इंटू 100 कर सकते हो, तो ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे बताओ बात समझ आई। यानी कितना आसान है, देखो याद रखना भाई, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ओवरहेड का। कैसे एब्जॉर्प्शन करेंगे सर, सबसे पहले तो ये कैसे होता है, ये होता है सर साल की या प्रोडक्शन साइकिल की शुरुआत में हम एस्टिमेशन बना के रखते हैं कि सर इतना एस्टिमेटेड हमारा फैक्ट्री का या जो भी ओवरहेड है वो होगा। जनरली फैक्ट्री की बात हो रही है। अब फैक्ट्री में या तो मटेरियल इंपॉर्टेंट होगा, तो आप कैसे बांट दोगे सर, मटेरियल के बेसिस पे, यानी टोटल आपके एस्टिमेटेड ओवरहेड और कितना आपका मटेरियल इनपुट लगेगा उससे डिवाइड करके आप एक परसेंटेज या एक पर यूनिट अमाउंट निकाल लोगे। फिर अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो लेबर इंटेंसिव है, जहां लेबर बहुत ज्यादा लगती है, तो आप लेबर आवर के हिसाब से निकाल लो। ठीक है, फिर अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जहां मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मशीन के आवर्स के हिसाब से निकाल लो। अगर आपको लगता है कि यूनिट फिनिश गुड्स के यूनिट इंपॉर्टेंट है, वो महंगे हैं हमारे या वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप फिनिश गुड्स के यूनिट के हिसाब से निकाल लो। लेकिन याद रखना इसमें आपका WIP जो है फिनिश गुड्स का वो भी आएगा, लेकिन सारा WIP नहीं आएगा, सिर्फ उतना WIP आएगा जितना फिनिश गुड्स के इक्वल हो जाता है। ठीक है, वो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ चुके हैं। अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मटेरियल इंपॉर्टेंट है, लेबर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक्सपेंस इंपॉर्टेंट है, तो सर फिर प्राइम कॉस्ट ले लो। क्या ले लो फिर, प्राइम कॉस्ट। मुझे बताओ क्या आपको एब्जॉर्प्शन का मेथड समझ आ गया। आइए जरा इलस्ट्रेशन 6 पढ़ते हैं, ये आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है। देखो
कह रहा है अ मशीन कॉस्टिंग, कह रहा है एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है कितनी, 1 करोड़ रुपए। अच्छी बात है, 1 करोड़ है, इसका मतलब मशीन इंसेंटिव कुछ काम हो रहा होगा। इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 ईयर्स, कितने साल तक चलेगी सर, ये 10 साल तक ये मशीन चलेगी। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इट्स स्क्रैप वैल्यू वुड बी 9 लाख, यानी इससे मैं डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूं। फिर कह रहा है रिपेयर ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द मशीन, यानी पूरे 10 साल की रिपेयर की बात कर रहा है, वो आएगी 18 लाख रुपए। एंड द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 4380 आवर्स, 4380 घंटे पर ईयर। याद रखना ये पूरी लाइफ के लिए नहीं बता रखा, 10 साल के लिए, यहां पे पर एनम की बात कर रहा है कि एक साल में ये मशीन 4380 घंटे चल सकती है ऑन द एवरेज। इट इज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है 15 यूनिट खाएगी वो पर यूनिट पर आवर, यानी एक घंटे में कितने हो जाएंगे सर, 15 यूनिट। 15 यूनिट तो समझ आ गए सर, एक यूनिट कितने का है ये भी तो बताओ। अच्छा फिर बता रहा है द रेट पर यूनिट बीइंग 5, कह रहा है एक यूनिट जो है 5 रुपए का, तो 15 पंजे कितने होता है सर, 75। तो मैं कह सकता हूं कि सर एक घंटे में बिजली 15 यूनिट, एक यूनिट 5 रुपए, तो मतलब सर एक घंटे में 75 रुपए ये खा जाएगा, मतलब मशीन के लगेंगे। द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द एरिया, कह रहा है कि 1/4 यानी कि 25% जो एरिया कवर करता है ऑफ डिपार्टमेंट, एंड हैज टू पॉइंट आउट अ टोटल ऑफ 10 लाइटिंग पॉइंट, यानी कि हमारा जो टोटल एरिया है उसका 25% जो है इस मशीन पे लगता है, मतलब मशीन यहाँ पे खड़ी है। फिर हमारे टोटल 10 पॉइंट्स हैं लाइट के, जिसमें से 2 पॉइंट यहाँ पर है, मतलब 10 लाइट पॉइंट के जितना खर्चा है, और तो उसमें से 2 का यहाँ पर आ जाएगा। द फॉरमैन, फॉरमैन मतलब सुपरवाइजर की बात कर रहा है, हैज टू डिवोट अबाउट 1/6, कह रहा है ये हमारा सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइजर जो है अपना टाइम जो है इसका उसका 1/6 1/6 टाइम देता है किसके लिए, मशीन को देखता रहता है, मशीन को निहारता रहता है, कितनी सुंदर मशीन है, कितने अच्छे से प्रोडक्शन कर रही है, एक्चुअली में वो मशीन की देखभाल के लिए, ठीक है। द मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट है 30,000, मतलब क्या, मतलब सर ये जो 25% है ना, ये पूरा जो एरिया है इसका किराया जाता है 30,000 रुपए, जिसमें से मशीन 25% ऑक्यूपाई करती है, तो 30,000 का 25% कितना होता है सर, ये होता है 7,500 आई थिंक, हाँ ठीक है। तो 7,500 रुपए का खर्चा किसका हो गया सर, ये मशीन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि लाइटिंग के जो खर्चे हैं 8,000 रुपए महीने के हैं, 8,000 रुपए महीने। अब आपको बात समझ आ रहा है कि ये सारा डेटा आपको महीने का दे रहा है, आवर्स महीने का दे दिया, फिर आपको ये डिपार्टमेंट के खर्चे रेंट महीने का दे दिया, फिर ये लाइटिंग के दे दिया। तो लाइटिंग के लिए अगर मैं कहूं 8,000 रुपए महीना है, और कह रहा है 10 लाइट पॉइंट है, तो एक लाइट पॉइंट के सर होते हैं 800 रुपए, और हमारे यहाँ पे 2 लाइट पॉइंट है, यानी कितने हो गए सर, 1,600 रुपए। द फोरमैन इज पेड अ मंथली सैलरी, सैलरी इसकी भी मंथली है कितनी, 19,200। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर इसकी सैलरी आप 19,200 है महीने की, जिसमें से 1/6 टाइम ये कहां डिवोट करता है मशीन के लिए, तो महीने के अंदर 3,267 जो है इतने पैसे इसको दिए जा रहे हैं मशीन के निहारने के लिए, ठीक है। फाइंड आउट द मशीन आवर रेट, देखो उसने हमसे क्या पूछा, मशीन आवर रेट पूछा, अज्यूमिंग इंश्योरेंस इज 1% पर एनम, याद रखना यहां पे आ गया पर एनम, अभी तक तो पर मंथ की बात थी, इंश्योरेंस उसने पर एनम दे दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि एंड द एक्सपेंसेस ऑयल जो है वो 900 रुपए महीना है, यानी जो ऑयल का खर्चा लगता है वो 900 रुपए महीना उस पर लगेगा। मुझे बताओ, बात समझ आई। अब मुझे बताओ डेटा जो इसने दिया है, सबसे पहले तो इसने डेप्रिसिएशन की बात करी, और डेप्रिसिएशन तो हमेशा पर एनम निकलता है, बाकी सब जगह इसने मंथली बात करी। तो मैं जो इसको मशीन आवर रेट निकाल के दूंगा, मेरी बात समझो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं जो मशीन आवर रेट निकाल के दूंगा, क्या मैं मंथली निकाल के दूंगा, क्या मैं मंथली निकाल के दूंगा, या ईयरली निकाल के दूंगा, सर कुछ भी निकाल सकते हो, नहीं एक्चुअली आपको मंथली यहां बात करनी है, बताओ क्यों, क्योंकि इसने ये आवर्स मंथ में दे रखे हैं, ठीक है। अब कैसे करना है सर, कुछ नहीं है, बस सारे खर्चे जोड़ दो इसके और आवर्स से डिवाइड कर दो। देखो अगर मैं इसकी सोल्यूशन की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, आइए देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करना है, हमें कुछ नहीं है, बस सिंपल खर्चे लिखते चलो उसके। चलो तो मुझे बताओ, हम निकाल रहे हैं सर क्या, मशीन आवर्स, तो मैं कह दूंगा ये है स्टेटमेंट ऑफ मशीन ओवरहेड्स एंड मशीन आवर्स। मुझे बताओ हम कैसे ले रहे हैं सर, हम ले रहे हैं पर मंथ, कैसे ले रहे हैं, पर मंथ। सबसे पहले क्या बताया था सर उसने, सबसे पहले सर उसने बताया डेप्रिसिएशन,
मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना है सर? डेप्रिसिएशन उसने कहा था कि 1 करोड़ की मशीन है, 1 करोड़ की मशीन है, तो 1 करोड़ को मैं कह सकता हूं कि ये हो गया सर मेरे 100 लाख माइनस इसमें मेरा स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 9 लाख। और लाइफ कितनी है सर? लाइफ है 10 साल। क्या ये सही है? इतना गलती कर जाओगे, याद रखना हमें यहाँ पे मंथली निकालना है तो इसको 12 से जरूर डिवाइड करना, ठीक है? बात समझ आई? क्योंकि मुझे यहाँ मंथली चाहिए ना, और डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा साल का, तो 12 से डिवाइड करके एक महीने का निकल जाएगा सर ये 75,833। चलो एक तो डेप्रिसिएशन हो गया, उसके बाद और कौन सा खर्चा था सर? उसके बाद उसने रेंट की बात कही थी, और रेंट जो था वो था सर 30,000 रुपए महीना, लेकिन हम सिर्फ 25% एरिया ही घेरते हैं, यानी कितना हो गया सर? 7,500। उसके अलावा सर लाइटिंग का खर्चा था। लाइटिंग में बताओ कितना खर्चा था सर? लाइटिंग का 8,000 रुपए का खर्चा था, और उसने कहा था कि हमारे यहाँ पे 2 लाइट पॉइंट है 10 में से, तो कितना हो गया सर? ये हो गया सर 1,600 रुपए। और बताओ और क्या खर्चा था सर? और हमारा था इंश्योरेंस का खर्चा, इंश्योरेंस एक्सपेंस। बताओ इंश्योरेंस का खर्चा कितना बताया उसने सर? इंश्योरेंस का खर्चा उसने बताया 1%। तो ये 1% किस पे हो गया सर? 1% एसेट की वैल्यू पे। लेकिन ये 1% कितना है सर? ये 1% साल का है, और मुझे कितना चाहिए सर? एक महीने का। तो सर ये हो गया 1 × 1% डिवाइड बाय 12, सर ये हो जाता है 8,333। उसके अलावा बताओ और कोई खर्चा सर? एक फोरमैन की सैलरी थी, फॉरमैन की सैलरी कितनी थी सर? फॉरमैन की सैलरी थी हमारी कितनी बताई थी सर? सैलरी फॉरमैन की 19,200 रुपए महीना, जिसमें से 1/6 टाइम वो कहां देता है सर? यहाँ पे। तो 19,200 डिवाइड बाय 6 ये हो गया सर 3,200। और कुछ रह गया? और चेक करो कुछ। हाँ सर अदर एक्सपेंस भी दिए हुए थे उसने, कितने दिए थे अदर एक्सपेंस? सर अदर एक्सपेंस दिए थे उसने 900 रुपए महीना। बताओ समझ आया? ये एक्चुअली में मैंने कौन से खर्चे लिखे? ये सर मैंने सबसे पहले सारे के सारे फिक्स्ड एक्सपेंस लिखे। सारे कौन से लिखे? फिक्स्ड एक्सपेंस। देखो एक्चुअली में इसके ना प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट ने ही ऐसे बता रखी है कि पहले फिक्स लिखो उसके बाद वेरिएबल खर्चे लिखो। बात समझो, पहले उसने कहा फिक्स खर्चे लिखो और बाद में वेरिएबल, ठीक है? चलो तो ये तो फिक्स खर्चे हो गए, क्योंकि सर ये मंथली के हिसाब से है तो मतलब फिक्स है। अब वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल में उसने रिपेयर का खर्चा बताया था। देखो रिपेयर का खर्चा, और अगर रिपेयर का खर्चा कुछ नहीं लिखा हो तो वेरिएबल अज्यूम कर लेना। हालांकि वैसे इसको मैं फिक्स में भी डाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो मेरी बात समझो, क्योंकि इसने जो रिपेयर दिया ना वो दिया 18 लाख रुपए लाइफ का, तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये भी मेरा एक फिक्स एक्सपेंडिचर है, तो मैं नोट लिख के आ सकता हूं। लेकिन अगर रिपेयर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमेशा इसको वेरिएबल मान लेना। तो इसने कहा सर 18 लाख रुपए का आपका खर्चा होगा कितने साल में? 10 साल में। मुझे कितना चाहिए सर? मुझे चाहिए एक महीने का। तो 10 से डिवाइड करके एक साल का आया, और 12 से डिवाइड करके एक महीने का। 18 लाख डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 12 ये होते हैं सर 15,000। कितने हो गए सर? 15,000। और कोई खर्चा? हाँ सर और कोई खर्चा, और कोई खर्चा था? हाँ सर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा था, वो भी वेरिएबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उसके मशीन के चलने के हिसाब से है। उसने कहा था सर कि कितना यूनिट कंज्यूम होगा सर? उसने कहा था 1 घंटे में, उसने देखो यहाँ पे टाइम के हिसाब से दिया हुआ था, तो सर 1 घंटे में, 1 घंटे में, अच्छा मैं एक चीज यहाँ गलत बोल गया था, एक बात सुनो। ये 4,380 जो थे ना, ये पर ईयर दे रखा है, पर मुझे डेटा यानी मुझे जो आंसर निकालना है वो कौन सा निकालना है? पर मंथ। अब मेरी बात समझो कि सर देखो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो होगा वो होगा 4,380 आवर मशीन चलेगी, और 1 घंटा जब मशीन चलती है तो कितने रुपए खर्च होते हैं सर? 1 घंटा मशीन चलती है तो 5 रुपए खर्च होते हैं। कितने खर्च होते हैं सर? 5 रुपए। और बिजली कितने की है सर? बिजली 15 यूनिट कंज्यूम हो जाएगी। कितने कंज्यूम हो जाएगी? 15 यूनिट। तो मैंने ये आपको बता दिया था कि 1 घंटे पे 75 रुपए लगेंगे, पर ये पूरे साल के हैं। मुझे कितना चाहिए सर? मुझे चाहिए एक महीने का। तो 4,380 अगर साल भर में चलती है तो एक महीने में चलेगी सर 365 घंटे।
और 75 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पता चल जाएगा सर 27,375। ये क्या हो गया सर, ये हो गए मेरे वेरिएबल खर्चे। तो मैं इनको टोटल करके कह सकता हूं कि ये है मेरा फिक्स एक्सपेंस, पॉइंट नंबर ए। और ये हो गया, चल गया यार, ये हो गया सर मेरे वेरिएबल एक्सपेंस, पॉइंट नंबर बी। कितना हो गया सर, ये हो गया मेरा 15,000 प्लस 27,375, ये हो गया सर 42,375। ठीक है, चलो अब टोटल निकाल लूं। टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल मशीन रनिंग एक्सपेंस, सर ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा सर प्लस ऊपर कितना खर्चा आया था मेरा सर वेरिएबल का, अगर मैं फिक्स का टोटल करूं तो हो जाएगा 97,366। 97,366 ये हो गया सर 1,39,741। ये टोटल खर्चा आ गया सर पर मंथ। अब मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, मुझे 1 घंटे का निकालना है, तो सर जितने घंटे मशीन चलती है उतने से डिवाइड कर दो। मशीन आवर पर मंथ, तो ये था सर 365। ये कैसे निकला था सर, 4380 डिवाइडेड बाय कितना, 12, क्योंकि ये पूरे साल का था, मुझे क्या चाहिए, एक महीने का। तो ये हो गया सर डिवाइड बाय 365। तो 1 घंटा मशीन चलेगी तो 382 रुपए, 382.85। यानी अगर मेरी मशीन जो है 1 घंटा चलेगी, मेरी मशीन 1 घंटा चलेगी तो कितना खर्चा हो जाएगा, 382.85। और ये सब क्या होता है सर, ये होता है सर एस्टिमेशन के बेसिस पे। ये क्या होता है सर, एस्टिमेशन के बेसिस पे। ये हमने कौन सा करा सर, ये हमने आईसीआई के मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बात समझ आई। चलिए आगे देखिए, मैंने आपको क्या बताया सर, मैंने आपको समझा दिया कि भाई एब्जॉर्प्शन या रिकवरी रेट कैसे निकलती है। टोटल 6 मेथड है, या तो आप डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से निकाल लो, या लेबर कॉस्ट के हिसाब से, लेबर आवर के हिसाब से। अच्छा लेबर कॉस्ट भी था, वो मैंने आपको नहीं कराया, यानी लेबर कॉस्ट से डिवाइड कर दो, मशीन आर या यूनिट पर आर, या फिर डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से। ऐसे करके कुल मिला के कितने मेथड है सर, 6 मेथड है। ठीक है, चल तो ये 6 मेथड जो है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स आते हैं। ये बात समझो, टाइप्स ऑफ ओवरहेड क्या होता है। एक होता है सर नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट, दिस रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल ओवरहेड। कौन से सर, यहाँ पे एस्टिमेटेड नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल है। ये एमसीक्यू में आ सकता है आपका कि अगर नॉर्मल रेट की बात कर रहा है तो नॉर्मल रेट में हमेशा कौन सा लोगे आप, एक्चुअल। और बेस भी कौन सा होना चाहिए, एक्चुअल। बेस मतलब या तो मटेरियल होगा, या लेबर होगा, या आपका लेबर आवर्स होंगे, या आपके मशीन आवर्स होंगे। पर यहाँ पे नॉर्मल में मेन मुद्दे की बात क्या है कि यहाँ पे सर डेटा होगा एक्चुअल। डेटा क्या होगा सर, एक्चुअल। तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल एब्जॉर्प्शन रेट। उसके बाद जो हम पढ़ रहे थे, जो हम कर रहे थे, वो था सर प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। यानी ये प्री डिटरमाइंड जो होता है, देखो मेरे दोस्तों, ये जो प्री डिटरमाइंड होता है ये बजटेड होता है, एस्टिमेटेड होता है। देखो, दिस रेट इज डिटरमाइंड इन एडवांस बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ओवरहेड फॉर द पीरियड इन विच इट इज टू बी यूज, इट इज कंप्यूटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। वो एक ही भाई बजटेड ले लो, और यहाँ पे नीचे बेस भी बजटेड, जो मैंने आपको कराया। तो दो बातें आई सर, एक तो एस्टिमेटेड या मैं कहूं प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट है जो हम पढ़ते हैं, नॉर्मली हम करते भी हैं। एक है सर जो हम एक्चुअल में निकालते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रेट। क्या कहेंगे उसको, नॉर्मल रेट। उसके अलावा सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है सर, ब्लैंकेट रेट। क्या आती है सर, ब्लैंकेट रेट। इंपॉर्टेंट है, जरा समझो। कह रहा ब्लैंकेट ओवरहेड रेट या ब्लैंकेट ओवरहेड रेट रेफर्स टू कंप्यूटेशन ऑफ वन सिंगल ओवरहेड रेट फॉर द होल फैक्ट्री। इट इज टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम डिपार्टमेंटल ओवरहेड। कह रहा है इसको डिपार्टमेंटल वाले से अलग रखना, ये डिपार्टमेंट वाले की बात नहीं कर रहा, ये चौथा वाला है हमारे डिपार्टमेंट वाला। कह रहा ब्लैंकेट ओवरहेड रेट अलग है, डिपार्टमेंट ओवरहेड रेट अलग है। इट इज टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट विच रेफर्स टू सेपरेट रेट फॉर इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर फॉर डिपार्टमेंट। क्या कहना चाह रहा है अभी बताता हूं आपको, पहले पढ़ लेते हैं। The use of blanket rate may be proper in certain factories producing only one major product। याद रखना एमसीक्यू में आ सकता है। ब्लैंकेट रेट क्या है सर, ब्लैंकेट रेट होल फैक्ट्री के लिए एक ही है। कहां यूज होता है सर, वहां यूज होता है जहां पे सिंगल प्रोडक्ट मेनली बनता है इन अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। याद रखना प्रोसेस भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और वेयर
वर्क परफॉर्म इन एवरी डिपार्टमेंट इज फेयरली यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज। क्या कहने का मतलब है, देखो जरा बात समझो। सर अगर हम रेट की बात करें, जो हम एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहे थे, कह रहे कि सर रेट है ना, आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपको निकालने के तरीके तो है, लेकिन उसमें जो आप डेटा लोगे वो कौन सा डेटा लोगे? क्या आप एक्चुअल ले रहे हो? एक्चुअल मतलब सर दो चीजें, ओवरहेड्स एक्चुअल होंगे और जो उस पे बेस है वो भी एक्चुअल होगा। अगर आप एक्चुअल के बेसिस पे काम कर रहे हो, उसको आप कहोगे क्या? नॉर्मल रेट। क्या कहोगे इसको आप? नॉर्मल रेट। वहीं अगर आप बजटेड के हिसाब से काम कर रहे हो, जनरली हम बजटेड ही दिया होता है या एस्टिमेटेड के हिसाब से दिया होता है, तो उसको आप क्या कहोगे? उसको हम कहेंगे प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। ठीक है, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। उसके अलावा तीसरा जो है आपका, आप ये भी कर सकते हो, कि आप ना पूरी फैक्ट्री पे, ठीक है, वन सिंगल ओवरहेड रेट फॉर होल फैक्ट्री, जिसको हम प्यार से क्या कहेंगे? इसको हम प्यार से कहेंगे सर ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट मतलब वही कंबल आपका, भाई एक ही कंबल से आपने पूरी फैक्ट्री को ओढ़ दिया या उड़ा दिया, ये ब्लैंकेट। इसको ऐसे कहो कि सर ये हमारी फैक्ट्री है, नीचे इसके ऊपर हमने क्या ढक दिया? एक ब्लैंकेट ढक दिया। ये क्या है सर? फैक्ट्री। ये क्या है सर? ब्लैंकेट। अब जरा बात समझो क्या कहना चाह रहे हैं। सर देखो, फैक्ट्री में हो सकता है हमारे अलग अलग क्या हो? डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक एक्स हो, एक वाई हो। ठीक है, एक्स के अपने कुछ प्रोडक्ट बनते हो ए बी, वाई के अपने कुछ प्रोडक्ट बनते हो डी ई। अब ए जो है, बात समझो, या एक्स जो है, एक्स डिपार्टमेंट जो है, यहां पे मेनली लेबर इंटेंसिव काम होता है। तो यहां पे ओवरहेड कैसे बंटने चाहिए? या तो लेबर कॉस्ट के हिसाब से या लेबर ओवरहेड के हिसाब से। अगर यहाँ लेबर का ज्यादा काम है तो या तो लेबर कॉस्ट के हिसाब से बांटो या लेबर ओवरहेड्स के हिसाब से बांटो। और जो डिपार्टमेंट वाई है, यहां मशीन का बहुत काम होता है, तो इसको कैसे बांटना चाहिए सर? यहां पे जो रिकवरी रेट या एब्जॉर्प्शन रेट निकलना चाहिए वो कैसे निकलना चाहिए? मशीन आवर के बेसिस पे। लेकिन ब्लैंकेट रेट क्या कहता है? ब्लैंकेट रेट कहता है, कह रहा मुझे मतलब नहीं है, वो कह रहा है कि भैया मैं तो एक्स के लिए एंड वाई के लिए दोनों को मिला के मैं मशीन आवर रेट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? मशीन आवर रेट लगा दूंगा। दैट इज माय ब्लैंकेट रेट। अब यहां पे क्या है? कह रहे यहां पे ये उसके लिए बेनिफिट है, उस फैक्ट्री के लिए बेनिफिट है जहां वन मेजर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया कि यहाँ पे वन मेजर प्रोडक्ट है, नहीं, तो इस केस में ये गलत है। लेकिन जहां पे वन मेजर प्रोडक्ट बनता है वहां पे ये चल जाएगा। उसके लिए कहा सर उसने कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार बन गया काम खत्म, नहीं, ये प्रोडक्ट मेरा बार बार बन रहा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो वहां पे हम क्या लगा सकते हैं सर? वहां पे हम ब्लैंकेट रेट लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भैया इसको डिपार्टमेंटल रेट मत मान लेना। जैसे मैंने आपको कहा कि सर ये मेरी फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में दो डिपार्टमेंट, एक एक्स और दूसरा वाई। एक्स जो है यहां पे क्या है सर? एक्स में लेबर इंटेंसिव काम होता है और यहां पे मशीन इंटेंसिव काम होता है। यानी एक्स डिपार्टमेंट में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं फैक्ट्री में, वहां पे लेबर से बन रहे हैं, और वाई डिपार्टमेंट जो बन रहे हैं वो सारे मशीन से बन रहे हैं। तो यहां पे मैं पूरे एक्स के लिए एक रेट निकालूंगा लेबर आवर के हिसाब से। कैसे निकालूंगा? लेबर आवर के हिसाब से। वाई के लिए निकालूंगा मैं मशीन आवर के हिसाब से। तो ये होते हैं सर डिपार्टमेंटल रेट। क्या होते हैं सर? ये डिपार्टमेंटल रेट, यानी कि जो हर एक डिपार्टमेंट के लिए अपने अलग अलग होते हैं। क्या अब आपको दोनों में फर्क समझ आया? इसको मैं क्या कहूंगा सर? डिपार्टमेंटल रेट। क्या आपको दोनों में फर्क समझ आया? ब्लैंकेट रेट जो होता है ये पूरी फैक्ट्री पे एक ही होता है। ठीक है, चाहे आपके कितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, ब्लैंकेट रेट वुड बी द सेम फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। ठीक है, ये कहां पे लगेगा सर? ये वहां लगेगा जहां मेन प्रोडक्ट एक ही बनता है, एक ही मेजर प्रोडक्ट बनता है और कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे बनता है।
ठीक है, चलो। तो ये लिखा है वेयर वन मेजर प्रोडक्ट है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और वेयर वर्क परफॉर्म्ड इन एवरी डिपार्टमेंट इज फेयरली यूनिफॉर्म, यानी हर डिपार्टमेंट में एक जैसे ही हो रहा है। मतलब सर अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट एक्स है, डिपार्टमेंट वाई है, तो यहां भी लेबर इंटेंसिव है और यहां भी लेबर इंटेंसिव होगा, तो सब पे क्या लगा दो, लेबर आवर लगा दो या लेबर कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन रेट लगा दो। बात समझ आई या नहीं आई? क्योंकि अगर ये अलग अलग हो गया सर, ये लेबर हो गया, ये मशीन हो गया, और आप दोनों पे लेबर लगा रहे हो, तो सर ये तो गलत हो जाएगा। क्या अब आपको समझ आया या नहीं आया? क्या होता है ब्लैंकेट रेट, क्या होता है डिपार्टमेंटल रेट? बिल्कुल सर, बात समझ आ गई है। समझ आ गई तो इसी बात पे डिपार्टमेंटल रेट भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट इट रेफर्स टू द कंप्यूटेशन ऑफ वन सिंगल ओवरहेड फॉर पर्टिकुलर यूनिट और डिपार्टमेंट। याद रखना, यहां पे सिंगल रेट पूरी फैक्ट्री के लिए नहीं है, यहां सिंगल रेट है सिर्फ और सिर्फ उस डिपार्टमेंट के लिए। where the product line are varied और machinery is used to a varying degree। कह रहे जहां पे प्रोडक्शन लाइन जो है वो अलग अलग तरीके से यूज होती है, जैसे लेबर हो गया या मशीन के तरीके से, टू अ वेरिंग डिग्री इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि सबके डिपार्टमेंट के जो तरीके हैं यूज करने के अलग अलग हैं। कहीं पे लेबर यूज हो रहा है, कहीं पे मशीन यूज हो रही है, तो दोनों के लिए या अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्या होना चाहिए सर, ओवरहेड रेट। दैट इज वेयर कंडीशन थ्रू आउट द फैक्ट्री आर नॉट यूनिफॉर्म। देखो उसने बोल दिया कंडीशन एक जैसी नहीं होगी, तो कैसे निकलेगा सर? देखो यहाँ पे भी इसने प्री डिटरमाइंड की बात करी है, ओवरहेड डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग बेस, यानी जो भी उसका बेस है कि लेबर है तो लेबर लगा दो, और मशीन है तो मशीन लगा दो, यूनिट है तो यूनिट लगा दो, वो इसकी बात कर रहे हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, ये रहा, पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है अ मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर कंटेन 3 मशीन। कह रहा है एक मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर है, मतलब क्या? मतलब यह है कि सर मेरी यहां पे है ना फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर 3 मशीन लगी हुई है, और कॉस्ट सेंटर का मतलब जहां पे खर्चा होता है। याद रखना, प्रॉफिट सेंटर जो हमें कमा के देता है, कॉस्ट सेंटर जो हमसे लेता है। तो भैया फैक्ट्री में मशीन लगाओगे तो मशीन के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा, इसलिए वो क्या कहेगा इसको, वो कहेगा ये है मेरा सर कॉस्ट सेंटर। क्या है? कॉस्ट सेंटर। बात समझ आई? 3 मशीनें लगा रखी है ऑफ इक्वल कैपेबिलिटीज। टू ऑपरेट दीज 3 मशीन्स 9 ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड। कह रहा है 3 मशीन के लिए 9 ऑपरेटर रखे हुए हैं, दैट इज 3 ऑपरेटर ऑन ईच मशीन, हर एक मशीन के लिए ऑपरेटर। क्या ये ऑपरेटर, क्या ये ऑपरेटर जो है इस मशीन के लिए, क्या ये ऑपरेटर इस मशीन के लिए जो होगा वो कौन सा खर्चा होगा? क्या ये डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? मेरी बात समझो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में सर? क्वेश्चन नंबर है 7। ये कह रहा है कि हमारे यहां पे है ना सर 3 फैक्ट्रीज है, सॉरी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 3 मशीन लगी हुई है, जिसको उसने नाम दिया मशीन शॉप, कॉस्ट सेंटर है। और कह रहा है इसके लिए इसने 9 लोगों को हायर करा है, यानी एक मशीन के लिए 3 लोग होंगे ऑपरेटर। अब ये जो ऑपरेटर है, मेरी बात समझो, ये जो ऑपरेटर हैं जो मशीन को चला रहे हैं, क्या क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? मेरी बात समझो, मैं आपसे कह रहा हूं कि इनको जो हम पैसा पे करेंगे ऑपरेटर्स को, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आएगा या इनडायरेक्ट में आएगा? देखो, अगर आप ऑपरेटर्स की बात कर रहे हो, ऑपरेटर्स की बात कर रहे हो, तो ये मशीन को चला रहे हैं, तो मशीन को चलाने वाले डायरेक्ट में नहीं आते। ये मेरा क्या कहलाएंगे सर? ये मेरे कहलाएंगे इनडायरेक्ट वेजेस। क्या कहलाएंगे? ये मेरे इनडायरेक्ट वेजेस। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से गुड्स को बनाने में, तो ये मेरा डायरेक्ट होता। लेकिन ये ऑपरेट कर रहे हैं, सिंस दे आर ऑपरेटर्स एंड नॉट द डायरेक्ट लेबरर्स, सो the salary that we are paying to these operators will not be regarded as our direct wages, it will be considered as indirect wages only। आओ जरा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑपरेटर को हम 20 रुपए पर घंटे के हिसाब से पे करते हैं, यानी एक ऑपरेटर को 20 रुपए एक घंटे के हिसाब से हम देते हैं। द फैक्ट्री वर्क फॉर 48 आवर्स इन अ वीक। कह रहा है कि 48 आवर्स काम होता है एक हफ्ते में। याद रखना, यहाँ पे एक हफ्ते का टाइम दिया है। विच इंक्लूड 4 आवर सेटअप टाइम। कह रहे जिसमें 4 घंटे तो मशीन को सेटअप करने में लग जाते हैं, यानी मशीन को चालू करते हैं,
फिर मशीन गर्म हो जाती है तो उसको हम छोड़ देते हैं कूलिंग के लिए, फिर दोबारा उसको चालू करते हैं, तो ये सेटअप का खर्चा मतलब टाइम लगता है। द वर्क इज जॉइंटली डन बाय ऑपरेटर, और कह रहा है ऑपरेटर मिलके काम करते हैं। द ऑपरेटर आर पेड फुल्ली फॉर द 48 आवर्स, कह रहे कि हमारे वैसे तो एक हफ्ते में 48 घंटे हैं, लेकिन 4 घंटे जो है हमारे 4 घंटे जो है हमारे खराब हो जाते हैं क्योंकि मशीन को सेटअप करना पड़ता है। तो एक्चुअली में तो 44 आवर्स का ही काम होता है, लेकिन जो हम उनको पेमेंट करते हैं ना, वो हम उनको 48 आवर्स की पेमेंट करते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भैया 4 घंटे जो मशीन को वो स्टार्ट कर रहे हैं तो टाइम तो उनका लग रहा है ना, और वो तो कहेंगे भैया हम तो मशीन को स्टार्ट करने में ही टाइम लगा रहे हैं, मशीन अगर 4 घंटे बाद चलती है तो भैया इसमें हमारी क्या गलती है, हम तो प्रॉपर अपना टाइम दे रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ ठीक है चलो अच्छी बात है। फिर कह रहा है कि इन एडिशन दे आर पेड अ बोनस, कह रहा बोनस भी दे रहे हैं इसको हम 10%, 10% ऑफ द प्रोडक्टिव टाइम। कह रहा प्रोडक्टिव टाइम का, प्रोडक्टिव टाइम सर ये 44 घंटे प्रोडक्टिव टाइम है हमारे लिए। फिर कह रहा कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13/4 वीकली पीरियड। कह रहा है कि कॉस्ट जो रिपोर्ट करनी है हमें वो करनी है 13/4 वीकली पीरियड। सर इसका क्या मतलब हुआ 13/4 वीकली पीरियड? इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि 13/4 वीकली पीरियड मतलब सर 4 हफ्तों के। मुझे बताओ वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि सर हमें डेटा जो देना है ना, यानी जो क्वेश्चन मुझे करना है, कह रहा है 13 बार होना चाहिए और कितने 4 हफ्ते, 13 बार होने चाहिए और 4 हफ्ते। तो 13 बार 4 हफ्ते कितने हो गए सर? 52 वीक्स हो गए ना सर। सीधा सीधा क्वेश्चन को घुमाया उसने यहाँ पे 13/4 वीकली पीरियड। भाई 13 यानी 13 टाइम्स 4 वीकली पीरियड मतलब 4 हफ्ते का। तो भैया एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4। 13 से गुना कर दो तो कितने हो गए सर? 52 वीक। और 52 वीक ही मेरा क्या होता है? 1 ईयर। लेकिन याद रखना मैं यहाँ क्वेश्चन में ईयर में बात नहीं करूंगा, मैं वीक्स में बात करूंगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन भी कैसे दिया है सर? वीक्स में दिया हुआ है। आओ जरा क्वेश्चन को करना कैसे है? कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, बहुत ईजी है। हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? बस खर्चे जोड़ते चलो, और क्या है। आओ जरा, सबसे पहले क्या है सर? हम लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ मशीन ओवरहेड एंड मशीन आवर। ठीक है, अच्छा हमने क्वेश्चन आगे पढ़ा नहीं, सॉरी। कह रहा था कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आवर रेट, हमें क्या निकालना है? मशीन आवर रेट। इंक्लूड द डायरेक्ट वेजेस ऑफ ऑपरेटर, इंक्लूड द डायरेक्ट वेजेस। देखो यहां पे इसने क्या कहा? डायरेक्ट वेजेस ऑफ ऑपरेटर। सर ये कैसे? अभी तो आपने कहा था कि ये इनडायरेक्ट है, आपने इसको डायरेक्ट क्यों कह दिया? एंड ऑल्सो रिकप्स या रिकूप्स द फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन। सर ये क्या बात कही उसने? आपने तो कहा कि सर ये वेजेस जो इनको पे कर रहे हैं इनडायरेक्ट है, लेकिन ये तो यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्ट है। ये तो कह रहा है डायरेक्ट है, तो सर ये तो क्वेश्चन में घुमा दिया। घुमाया नहीं है, याद करो मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि भैया अगर, बात समझो, मैंने आपको ये कहा था कि अगर प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दूसरा है सर सर्विस डिपार्टमेंट, दूसरा है सर सर्विस डिपार्टमेंट, तो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस, सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस विल बिकम इनडायरेक्ट वेजेस फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यही बात उसने लिखी है, जरा समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आवर, और मशीन आवर किसके लिए निकलते हैं? ओवरहेड्स के लिए। तो कह रहा है इंक्लूड कर रहा है डायरेक्ट वेजेस ऑफ द ऑपरेटर, यानी ये जो डायरेक्ट वेजेस हमें लग रहे हैं, कह रहा है इसको भी इंक्लूड करो। तो भैया डायरेक्ट वेजेस क्यों लिखा है आपने? गलत लिखा है ना। आप यहाँ पे ये कहो कि इंक्लूड दीज वेजेस एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी वैसे मैंने आपको क्या कहा कि ऑपरेटर वर्ड देख के हमें ऐसा लग रहा है मशीन को चला रहा है तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन उसने क्वेश्चन में सीधा सीधा बता दिया कि भैया इसको इंक्लूड कर लो। इंक्लूड कर लो किस लिए? मशीन आवर निकालने के लिए। तो इसको क्या मान लो सर? इसको मान लो इनडायरेक्ट। क्या मान लो इसको? इनडायरेक्ट। ये कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है कि इसके साथ साथ जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो भी जोड़ लो। ऑब्वियस बात है, मशीन आवर निकालने के लिए आपको सारे फैक्ट्री के खर्चे तो लेने ही पड़ेंगे। फिर इसने डिटेल दे रखी है फैक्ट्री ओवरहेड्स की।
डेप्रिसिएशन कह रहा है 10% लगा लेना ओरिजिनल कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है 52,500 पर मशीन। मेंटेनेंस कह रहा है पर वीक कितना है 60 रुपए। कंज्यूमेबल पर वीक ये भी एक हफ्ते का दे रखा है 75 रुपए। पावर कह रहा है कि 20 हफ्ते 20 यूनिट, पावर कह रहा है 20 यूनिट पर आवर। सर एक घंटे में 20 यूनिट लग जाते हैं। एक यूनिट कितने का है सर? एक यूनिट है 80 पैसे का। और कह रहा है कि भाई कोई भी सेटअप कॉस्ट नहीं लग रही, कोई भी सेटअप कॉस्ट नहीं लगती। कह रहा है कि अपोर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, रेंट बता रहा है कि कितना 5,400 का है। हीट एंड लाइट बता दिया, अपोर्शन पहले करके दे दिया उसने आपको, यानी पहले रेशियो में निकाल के आपको दे दिया। फॉरमैन की सैलरी 12,960 एंड अदर मिसलिनियस एक्सपेंडिचर बता रहा है 18,000 रुपए। हमें कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन, याद रखना तीनों मशीन की नहीं, एक मशीन की बात कर रहा है, फॉर 4 वीक पीरियड। हमें कितने का बताना है? 4 वीक पीरियड। ठीक है, मुझे बताओ कि सर यहां पे, सर ये फिर इसने क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया एग्जाम में, तो सर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहां कह रहा है कॉस्ट आर रिपोर्टेड टू द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड। और यहां पे कह रहा है सर, यहां पे जो कह रहा है कि 4 हफ्ते का निकाल के दिखाओ, यानी फॉर 4 वीक, 4 हफ्ते मतलब 1 महीने हो गए। कह रहा है कि यहां पे तो कह रहा है कि 52 वीक्स हो गए, और यहां पे कह रहा है 4 हफ्ते का निकाल के दिखाओ। सर ये क्या दिक्कत है? देखो एक्चुअली में वो ये कह रहा है कि जो मेरा कॉस्ट डिपार्टमेंट है ना, जो वो कॉस्ट रिपोर्ट करेगा किसको? कंपनी को। तो जो अकाउंट्स और सारी चीजें बना के देगा ना, वो पर एनम पे देगा। यानी कॉस्ट की जो अकाउंट्स बनेंगे, कॉस्टिंग शीट बनेगी, और जो भी चीजें बनेंगी ना इसमें रिकंसिलेशन, वो सब कुछ पर एनम के बेसिस पे होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे वो 4 वीक की रिपोर्टिंग की बात कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें उसने दी है। तो क्या मुझे पर एनम या मैं कहूं 52 वीक्स का निकालना है? नहीं, क्वेश्चन में सर उसने मांगा ही 4 हफ्ते का है, तो हम 4 वीक्स का ही निकालेंगे सब कुछ। आओ जरा करना कैसे है, कुछ नहीं, बस अपने खर्चे लिखते चलो। सर क्वेश्चन नंबर है 7, इलस्ट्रेशन नंबर है 7। मुझे बताओ जरा कौन कौन से खर्चे हैं सर? सर अगर हम खर्चों की बात करें तो सबसे पहले उसने कहा था ऑपरेटर के खर्चे। ऑपरेटर के खर्चे उसने कहा कि डायरेक्ट वेजेस है, लेकिन इसके लिए उठा लो, तो भाई इसमें उठाने के लिए क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट हो गया। ऑपरेटर एक्सपेंस, मुझे बताओ कितने ऑपरेटर हैं? सर यहां पे हमारे पास जो थे ना, वो टोटल टोटल जो है 3 ऑपरेटर हैं, क्योंकि मुझे एक मशीन की बात करनी है, याद रखना, फॉर 1 मशीन, और 4 वीक्स की बात हो रही है। तो एक मशीन पे कितना ऑपरेटर लगा है सर? एक मशीन पे तो 3 ऑपरेटर लगे हुए हैं, तो 3 ऑपरेटर हैं। एक को कितना पैसा पे कर रहे हैं सर? एक को हम पे करते हैं 20 रुपए पर आवर, 20 रुपए पर आवर। और मुझे बताओ कि कितने घंटे के पैसे पे करते हैं? सर उसको हम 48 आवर्स के पैसे पे करते हैं इन अ वीक। याद रखना ये है इन अ वीक, ये मैं वीकली कर रहा हूं अभी, फिर बाद में 4 से मल्टीप्लाई करके 4 हफ्ते का निकल जाएगा। बात समझ आया? मुझे बात समझ आई आपको? मुझे निकालना है 4 हफ्ते का, पर मैं अभी वीकली निकाल लेता हूं कि 1 हफ्ते का खर्चा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 हफ्ते का खर्चा। ठीक है, चलो तो ये एक वीक में कितना है सर? एक वीक में 48 आवर्स। तो 20 रुपए दे रहे हो आप 3 ऑपरेटर को एक मशीन के, और एक मशीन की बात हो रही है, और एक हफ्ते में 48 आवर्स होते हैं, तो कुल मिला के 2,880 रुपए आप ऑपरेटर को दोगे। उसके बाद सर, उसके बाद उसने कहा था हम इसको बोनस भी देंगे, लेकिन बोनस कितना देंगे? बोनस देंगे प्रोडक्टिव टाइम का। तो मुझे बताओ सर कितना है सर बोनस? 10% है। 10% किस चीज का सर? 10% इसी का जितने पैसे हम उसको पे कर रहे हैं, लेकिन ये मत ले लेना, क्योंकि यहाँ 3 ऑपरेटर 20 रुपए, इसका 10% देंगे, लेकिन कितना? सिर्फ और सिर्फ 44 घंटे के हिसाब से, क्योंकि प्रोडक्शन टाइम या प्रोडक्टिव टाइम का देंगे, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10%, यानी कि 1 घंटे के 6 रुपए, और 44 घंटे के हो गए सर 264। कितने हो गए सर? 264। फिर उसने और क्या कहा सर? उसने कहा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना सर? एक मशीन की कॉस्ट है 52,500, और 10% का लगाना है। और बताओ कितने हफ्ते हैं सर? 52 वीक्स। इसको 12 से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि यहां वीक्स में बात हो रही है। तो ये हो गया सर 5250 डिवाइड बाय 52, ये हो जाएगा सर हमारा 100 रुपए 96 पैसे, 101 रुपए कर दो इसको। ठीक है, अच्छा डेप्रिसिएशन के बाद क्या था सर? मेंटेनेंस एंड रिपेयर।
ये कितना बताया था इसने सर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर इसने वीकली बताया था, आई थिंक ये रहा 60 रुपए, और कंज्यूमेबल भी बताया था वीकली 75 रुपए, तो ये 60 रुपए हो गया। फिर कंज्यूमेबल, सर इसमें फिक्स्ड और वो नहीं कर सकते, वेरिएबल वो कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 75 रुपए। फिर उसके बाद कौन सा खर्चा था सर, पावर का खर्चा कुछ बताया था इसने, मुझे बताओ पावर का खर्चा कितना था। सर देखो 20 यूनिट लग जाते हैं एक घंटे में, 20 यूनिट लग जाते हैं एक घंटे में, और हमारी मशीन कितने घंटे चलती है सर, 48, गलत, 48 नहीं चलती, कितनी चलती है सर, हमारी मशीन चलती है 44 आवर्स, क्योंकि प्रोडक्टिव टाइम तो 44 आवर्स है। और एक घंटे के कितने पैसे लगते हैं सर, 80 पैसे। तो ये हो गया कितना मेरा, ये हो गया सर मेरा 20 इंटू 44 इंटू 0.8 हो गया सर, ये मेरा 704 रुपए, ठीक है। अच्छा उसके बाद बताओ सर, उसके बाद और क्या दे रखा है सर, अदर फिक्स खर्चे जो दे रखे हैं इसने, वो एक तो दे रखा है रेंट, रेंट कितना दे रखा है सर, मैं एक साथ निकाल दूंगा सारा। सर रेंट जो इसने दिया है, ये तो मेरे वेरिएबल हो गए, ये फिक्स है, और रेंट कितने दिया था, हाँ ये सारे मेरे अपोर्शन खर्चे थे, ये सर दे रखे थे इसने, ये पर एनम थे, याद रखना ये सारे खर्चे मेरे क्या थे, पर एनम, तो मैं सबको ऐड करके एक साथ वीक में कन्वर्ट कर देता हूं। तो सर ये जो खर्चा था, एक तो था रेंट 5400, हीट एंड लाइट 97,200, और क्या था सर, फोरमैन की सैलरी 12,960, मिसलीनियस एक्सपेंस 18,000, कुल मिला के खर्चा होता है सर 46,080। ये कितनी मशीन पे खर्चा है मुझे बताओ, ये कितनी मशीन पे खर्चा है, ये एक मशीन का है, कितनी मशीन का है, ये कॉस्ट सेंटर पे है, याद रखना, ये अपोर्शनमेंट किसके लिए, कॉस्ट सेंटर, और मेरे कॉस्ट सेंटर में कितनी मशीन है सर, 3 मशीन है, कितनी मशीन है सर, 3। तो इसका मतलब ये जो सारा खर्चा है ये कितनी मशीन का है, 3 मशीन का खर्चा है पर एनम। तो अगर ये 3 मशीन का खर्चा है, तो एक मशीन का निकालने के लिए आप 3 से डिवाइड कर दोगे, और एक हफ्ते का निकालने के लिए 52 वीक से डिवाइड कर दोगे थे, 46080 डिवाइड बाय 52 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया सर 295, 295 रुपए। तो ये मेरा खर्चा आ गया सर, अगर मैं टोटल मिलाऊं, मशीन रनिंग एक्सपेंस पर वीक, एक वीक का कितना खर्चा आ गया सर टोटल, अगर मैं इसको करता हूं तो ये आता है 4379। देखो इसने क्वेश्चन में अलग अलग कर रखा है, स्टैंडिंग चार्जेस अलग कर रखे हैं और मशीन एक्सपेंस अलग कर रखे हैं, ठीक है, पर हमने एक साथ कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसका कुछ ऐसे निकला है, पर हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, हम तो सर ऐसे कर रहे हैं, ये एक हफ्ते का आ गया। अच्छा अब मुझे कितने का चाहिए, मुझे 4 हफ्ते का चाहिए, ठीक है, तो मशीन रनिंग एक्सपेंस 4 वीक्स के लिए, तो सर 4379 मल्टीप्लाई बाय 4, 4379 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो ये आ जाएगा सर 4 हफ्ते का 17,516 रुपए। पर क्या उसने ये मांगा था, नहीं, उसने तो एक घंटे का भी मांगा हमसे, देखो उसने हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा था, मशीन आवर रेट मांगा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन फॉर 4 वीक पीरियड। अच्छा यही मांगा है उसने, वैसे इसने पर आवर नहीं मांगा, हम पर आवर भी निकाल के दे देते हैं उसको, मशीन आवर रेट भी निकाल देते हैं, लो मशीन आवर रेट भाई 17,516 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब यहां मुद्दा ये आता है डिवाइड किससे करूं, बात समझो, मैं कहता हूं एक हफ्ते में, एक वीक में कितने हैं मेरे टाइम, 48 आवर्स, लेकिन सर एक वीक में मशीन चलती कितनी है सर, चलती है सिर्फ 44 आवर्स, तो 4 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं बात करता हूं तो सर 48 इंटू 4 आता है कितना, 192, और आता है सर 44 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया सर 176। अब सर यहां पे मुद्दा ये है कि मैं एक वीक 192 वाले से डिवाइड करूं या एक वीक में 176 आवर से डिवाइड करूं, मुझे कौन सा लेना है, मुझे टोटल वाला लेना है या सिर्फ प्रोडक्टिव लेना है, आप बताओ। सर मशीन चलेगी तो ये खर्चा होगा, तो हमेशा आपको कौन सा लेना है, प्रोडक्टिव वाला, हमेशा कौन सा लेना है आपको, प्रोडक्टिव वाला।
तो ये 44 नहीं, ये आएगा 176। तो ये हो जाएगा सर 17,516 डिवाइड बाय 176, तो ये हो जाएगा पर आवर 99.52, 99 रुपए 52 पैसे पर आवर मेरा मशीन रनिंग कॉस्ट आ गई। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या था सर? इस क्वेश्चन में एक तो ऑपरेटर का खर्चा था। वैसे ऑपरेटर का खर्चा हम क्या मानते हैं सर? ऑपरेटर का खर्चा मेरा डायरेक्ट वेजेस होता है, पर उसने कहा कि क्वेश्चन में ले लो, किस लिए सर? क्वेश्चन में ले लो फॉर कैलकुलेटिंग मशीन रनिंग कॉस्ट। यानी अगर इसने आपको क्वेश्चन में कह दिया कि मशीन रनिंग कॉस्ट के लिए ले लो, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका? इनडायरेक्ट वेजेस बन गया। उसके अलावा क्वेश्चन में और क्या ध्यान देना है आपको कि सर देखो, यहां पे जो उसने पूरी मशीन की फैक्ट्री की बात करी, उसको इसने कहा कॉस्ट सेंटर, और उसने जो यहाँ पे खर्चे दिए पर एनम वाले, ये दिए पूरे कॉस्ट सेंटर के लिए। ये खर्चा किसके लिए दिया उसने? पूरा कॉस्ट सेंटर के लिए। तो अगर ये कॉस्ट सेंटर का खर्चा है, दैट मींस ये पूरी 3 मशीन का खर्चा है और पूरे साल भर का है। तो मैं पहले 3 से डिवाइड करूंगा, फिर 52 से डिवाइड करूंगा। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन में, हाँ एक ये पॉइंट भी था कि रिपोर्टिंग पीरियड कितना दे रखा था सर? रिपोर्टिंग पीरियड दे रखा था 13/4 वीकली पीरियड। 13/4 मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 52। पर क्वेश्चन में उसने कितना मांगा हमसे सर? क्वेश्चन में उसने हमसे सिर्फ 1 हफ्ते का, 4 हफ्ते का मांगा। तो मैंने क्वेश्चन में क्या करा, मैंने निकाला 1 हफ्ते का और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंस्टीट्यूट ने कैसे कर रखा है? देखो इंस्टीट्यूट ने कैसे आंसर निकाला है सर? इंस्टीट्यूट ने पहले ये ले लिया सारे खर्चे फॉर अ 4 वीक पीरियड, पता नहीं ये कैसे ले लिया इसने। फिर उसके बाद मशीन का खर्चा ले लिया इसने, फिर बोनस ले लिया 176, ये पता नहीं कैसे इसने कितने हफ्ते का निकाला, फिर 176। अच्छा, इसने सीधा 4 हफ्ते का करा, मैंने 1 हफ्ते का करा, इसने पूरा 4 वीक्स का करा। मैंने 1 हफ्ते का क्यों करा? क्योंकि देखो एग्जाम में ना आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि क्या क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल कौन सी है। सर क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल जो थी ना वो पर वीक थी, तो मैं वीक वाला ज्यादा ले लेता हूं, 1 हफ्ते का ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि सर पर वीक को मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर क्वेश्चन में ये 4 वीक का डेटा ज्यादा होता तो मैं 4 वीक लेता। अब मेरी बात समझो, पर वीक है तो मुझे इसको बार बार 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन का टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मेरे लिए ज्यादा बेटर ये है कि पर वीक का डेटा है तो मैं वीकली निकाल लूं, 4 का चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे बताओ बात समझ आई या नहीं आई? आगे समझ। चल अगली हेडिंग लिखो, कॉन्सेप्ट नंबर 10। कॉन्सेप्ट नंबर 10 क्या है सर? कॉन्सेप्ट नंबर 10 है हमारा ये, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने अभी लेक्चर की शुरुआत में आपको अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब तो बता दिया कि क्या होता है, अब उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है वो हम बताएं।